हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको इसमें बताऊंगी सीटेट केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं आज आपको बताऊंगी ईवीएस। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो आपका सीटेट का पेपर होता है ये आपका फ्रेंड्स होता है 150 नंबर का। ठीक है, कितने नंबर का होता है फ्रेंड्स? आपका 150 नंबर का होता है, जिसमें आपको कुल प्रश्न 150 मिलते देखने को। जिसमें आपका जो 30 प्रश्न होता है वो फ्रेंड्स आपका सीडीपी होता है। सीडीपी यानी कि आपके शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें दूसरे जो प्रश्न होते हैं आपके सीडीपी के बाद, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बाद दूसरा पार्ट आपका आता है जिसमें आपके गणित के क्वेश्चन आंसर होते हैं जो 30 नंबर के होते हैं। इसके बाद आपको मिलता है ईवीएस। ठीक है, आज मैं आपको ईवीएस पढ़ाऊंगी। ईवीएस के आपको 30 क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज रहती है 60 नंबर की। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज आप चाहे हिंदी यूज करें चाहे इंग्लिश यूज, आप जो भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी सीडीपी। ठीक है, सीडीपी का सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको आज ईवीएस की क्लास बताऊंगी। आज मैं आपको इसमें ईवीएस पढ़ाऊंगी। ईवीएस में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस देखिए फ्रेंड्स है परिवार और दोस्त, फैमिली एंड फ्रेंड। ठीक है, ये आपका कंटेंट है। कंटेंट जो फ्रेंड्स है ये आपका आता है फ्रेंड्स 15 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद खाना यानी फूड के बारे में आपको बताएंगे हम, आश्रय के बारे में बताएंगे, शेल्टर, पानी, वाटर, यात्रा, ट्रेवल्स के बारे में बताएंगे, चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आज की क्लास में मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपका जो 15 नंबर का पैडागोजी आता है, पैडागोजी कहाँ से आती है वो तो मैंने आपको कंटेंट बता दी, थियरी बता दी। थियरी आपका कहाँ से आती है 15 नंबर की। 15 नंबर का जो आपको फ्रेंड्स पैडागोजी मिलेगा वो यहाँ से आपको मिलता है। ईवीएस की अवधारणा और कार्यक्षेत्र, ईवीएस की एकीकृत, ईवीएस का महत्व, सीखने के सिद्धांत और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का दायरा और संबंध, अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के तरीके, गतिविधियाँ, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, बहस, सीसीई, शिक्षण सामग्री, एड समस्या। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है पैडागोजी आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं एग्जाम में। और देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो आपके एग्ज़ाम होने वाले 2025 में ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसके बाद आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी यूपी में। तो आप लोग सीटेट अगर क्लियर कर लेंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम के जो है टीचर लेवल एग्ज़ाम के लिए आप अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग मेहनत करके पढ़िए। ये मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको फर्स्ट पेपर के लिए बता रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट पेपर यानी कि 1 to 5 क्लास के लिए। ओके, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट। पहले हम आपको बताएंगे इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण। पर्यावरण क्या है फ्रेंड्स? चारों ओर स्थित वस्तुओं का जो घेरा ही पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, चारों ओर से जो स्थित घेरा होता है उसको क्या कहते हैं? पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण यानी कि ईवीएस की थीम होती है। थीम क्या क्या है फ्रेंड्स? देखिए ईवीएस की तो फैमिली एंड फ्रेंड यानी कि परिवार एवं मित्र, रिलेशनशिप यानी कि संबंध, वर्क एंड प्ले, किस प्रकार से आपको खेल खेलना है, खेल खेलने से आपके कौन कौन से शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, आपका मानसिक विकास होता है, आपका सांवेगिक विकास होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक एक करके सब बताऊंगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका है एनिमल्स यानी कि पशुओं के बारे में, प्लांट्स यानी कि पौधों के बारे में। फिर यहाँ आपका फूड यानी कि भोजन, शेल्टर यानी कि आश्रय, वाटर यानी कि जल, ट्रेवल्स के बारे में बताएंगे, यात्राएं, थिंग्स वी मेक शैडो, हम जो सोचते हैं और जो करते हैं उन सब चीज़ों के बारे में आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे का चैप्टर। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपका आ गया इन्वायरमेंट। इन्वायरमेट जो है फ्रेंड्स कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण के घटक क्या होते हैं। तो पर्यावरण के जो फ्रेंड्स घटक होते हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका अजैविक यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट, दूसरा है आपका बायोटिक कंपोनेंट यानी कि जैविक घटक। ठीक है, तो अजैविक घटक क्या होते हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट क्या है फ्रेंड्स? देखिए सभी निर्जीव वस्तुएं क्या है, तो ये फ्रेंड्स क्या है? फिजिकल कंपोनेंट होते हैं जिसको बोलता है, ये आपका होता है जैविक कंपोनेंट यानी कि आल लिविंग इंक्लूड यानी कि सभी सजीव। ओके, कंफर्म हुआ सभी को? तो जो इन्वायरमेंट आपका जो कंपोनेंट है, पर्यावरण के जो घटक होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। ठीक है, जैविक घटक किसे कहते हैं? जैविक घटक जो सभी चीज़ें वस्तुएं जो होती हैं वो निर्जीव वस्तुएं में होती है, और सजीव जो होती हैं जो फ्रेंड्स होते हैं सजीव होते हैं जो सांस ले सके। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता दूं एबायोटिक कंपोनेंट क्या है। जैसे कि प्राकृतिक द्वारा निर्मित यानी कि वायु, पानी, पर्वत, नदी, सागर, ये सभी क्या है? एबायोटिक हैं। ओके, ये सभी क्या है? अजैविक हैं। इसके बाद देखिए नेचुरल कंपोनेंट होती हैं जो प्राकृतिक द्वारा निर्मित होती है। दूसरी आपकी कौन सी होती हैं? आर्टिफिशियल कंपोनेंट यानी कि कृत्रिम घटक मानव द्वारा निर्मित होती हैं, जैसे कि कार हो गया, बस हो गया, ट्रेन हो गया, कॉपी हो गई, मोबाइल, इन सब चीज़ों इत्यादि। ठीक है, तो समझ में आपको आ गया एबायोटिक कंपोनेंट किस प्रकार से होते हैं। नेचुरल कंपोनेंट हो गए आपके और आर्टिफिशियल। नेचुरल कंपोनेंट यानी कि प्राकृतिक द्वारा निर्मित जो होते हैं उनको नेचुरल कंपोनेंट कहा जाता है, और आर्टिफिशियल कंपोनेंट जो होते हैं यानी कि कृत्रिम घटक द्वारा निर्मित, जैसे कार, बस, ट्रेन, कॉपी, मोबाइल इत्यादि। ठीक है, कंफर्म हो गया सभी को? नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। तो यहाँ तक अगर आप कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका आ गया है बायोटिक कंपोनेंट, यानी कि जैविक घटक। जैविक घटक क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो मैंने आपको एबायोटिक समझा दिया। एबायोटिक कितने प्रकार के होते हैं, नेचुरल कंपोनेंट और आर्टिफिशियल कंपोनेंट। ओके, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दिया गया है बायोटिक कंपोनेंट, यानी कि जैविक घटक। जैविक घटक में फ्रेंड्स आपको प्रोड्यूसर आ गया, कंज्यूमर आ गया और डिकम्पोजर आ गया। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक क्या होता है, इसके बारे में आपको बता दूं। उत्पादक फ्रेंड्स क्या होते हैं, वे सभी जीव जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे प्रोड्यूसर, यानी कि उत्पादक कहते हैं। इसके बाद आपका आता है हरे पौधे, नील हरित शैवाल। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर यानी कि फ्रेंड्स उपभोक्ता, जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे कि मानव, जानवर, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं जो पेड़ पौधे यानी कि हरे पेड़ पौधे हैं, नील हरी शैवाल जो हैं, ये सभी क्या करते हैं, सभी अपना भोजन स्वयं बनाती है, ये स्वपोषी होती हैं। ठीक है, तो ये उत्पादक की श्रेणी में आती हैं। इसके बाद कंज्यूमर होते हैं, यानी कि उपभोक्ता जो कि दूसरों के ऊपर आश्रित होते हैं अपने भोजन करने के लिए। जैसे कि मनुष्य जो हैं ये क्या खाना खुद से बनाते तो हैं, लेकिन किसके ऊपर आश्रित होते हैं, पेड़ पौधे के ऊपर। ठीक है, क्योंकि हमें जो गेहूँ मिलते हैं, गेहूँ को हम पिसाते हैं फिर रोटी बनाते हैं, तो हम कहाँ से मिलते हैं, ये सभी हमको पेड़ पौधों से मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कंज्यूमर, उपभोक्ता। जानवर क्या है, जानवर भी इसको खाते हैं, तो क्या है, मानव जो है वो क्या है, कंज्यूमर में आते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ गए फ्रेंड डिकम्पोजर। डिकम्पोजर फ्रेंड्स किस क्या होता है, अपघटक। वे जीव जो भोजन के लिए मृत जीवों पर निर्भर करते हैं, इसको पृथ्वी के सफाई कर्मी भी कहा जाता है। जैसे कि फंजाई हो गया, केचुआ हो गया, दीमक हो गया, गिद्ध हो गए, चील हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अपघटक देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, आपको इस प्रकार से मिल जाएगा सेक्टर ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, सेक्टर ऑफ इन्वायरमेंट मिल जाएगा, पर्यावरण का क्षेत्र। तो देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण का जो क्षेत्र होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। देखिए एक यहाँ पे आपको दिख रहा है, 3 गोला दिख रहा है, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको दिखा दूँ ये क्या है, एटमॉस्फेयर, यानी कि ये वायुमंडल है। इसके बाद ये क्या है, जलमंडल है। ठीक है, फिर नीचे ये आपका क्या है, लिथोस्फीयर, यानी कि आपका स्थलमंडल। ठीक है, एटमॉस्फेयर और जलमंडल आपका क्या 3 हो गए आपके। ठीक है, और ये तीनों का जो ये मिलन होता है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका ये तीनों है, ये क्या है, कहलाएगा आपका ये यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्या कहलाएगा, ये बायोस्फीयर कहलाएगा, यानी कि ये जैवमंडल है। ओके, कंफर्म हुआ, ये क्या है, जैवमंडल। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता दी वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। और जो तीनों का जो यहाँ पे ये जो फ्रेंड्स आपको दिख रहा है ना तीनों कलर से, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग पेन से बनाया है। तो तीनों जो पेन का आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएगा, जैवमंडल कहलाएगा। ठीक है, यानी कि बायोस्फीयर कहलाएगा। बायोस्फीयर क्या होता है फ्रेंड्स, इसको मैं आपको बता दूं, तो वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल का उभयनिष्ठ क्षेत्र जो है वो जैवमंडल कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर क्या होता है फ्रेंड्स, गैसों का घेरा जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के चारों ओर टिका हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपका अर्थ है, यहाँ पे साउथ है, नॉर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए हैवी गैस के कारण क्या होता है, भारी गैसों के कारण है कि डेंसिटी होती है वो प्लस होती है, और हल्की गैसों के कारण क्या होती है, इसकी जो डेंसिटी होती है, घनत्व क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो भारी गैसों के कारण क्या होगी, डेंसिटी जो है वो प्लस होगी, और हल्की गैसों के कारण जो डेंसिटी होगी क्या होगी, घनत्व उसका क्या होगा, कम होगा। कंफर्म होगा। इसके बाद चलिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी ट्रोपोस्फियर के बारे में। ट्रोपोस्फियर यानी कि यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ क्षोभ मंडल के बारे में। ठीक है, क्षोभ मंडल क्या है, वायुमंडल सबसे नीची परत जो परत ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ठीक है, वायुमंडल के सबसे नीची परत यानी कि ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान उसका घटता है। यानी कि यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है ना, 165 मीटर ऊपर जाने पे क्या होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा, और 101 किलोमीटर ऊपर जाने पे क्या होगा, 6 डिग्री सेंटीमीटर कम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए नॉर्मल लैप्स रेट है, यहाँ पे क्या है, सामान्य व्युत्पन्न दर। ठीक है, तो नीचे देखिए यहाँ पे दिया गया है सभी मौसमी घटनाएं जो होती हैं वो कहाँ पर घटती हैं फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। जितनी भी मौसमी घटनाएं जो घटित होती हैं वो किस मंडल में घटती हैं, तो वो फ्रेंड्स कहाँ घटती हैं, सबसे नीची मंडल यानी कि क्षोभ मंडल में। ठीक है, जिसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, बरसात, ठंड, गर्मी, सभी कहाँ पे होती हैं, तो ये सब क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, भूमध्य रेखा कहाँ पे, भूमध्य रेखा जो फ्रेंड्स है टेम्परेचर जो होता है प्लस होती है, गैस फैलती है। ठीक है, भूमध्य रेखा पे जो टेम्परेचर होता है वो गैस फैलने के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ बताऊंगी पोल, ध्रुव, टेम्परेचर और गैस सिकुड़ती है। ठीक है, जैसे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ध्रुव है, एक ये पोल है, यहाँ पे क्या है, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। अब देखिए यहाँ पे जो पोल है, पोल से और यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रही हूँ इक्वेटर की भूमध्य रेखा। ट्रोपोस्फियर पर क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए मनुष्य रहते हैं, घास होती है, पेड़ पौधे होते हैं, और जितने भी यहाँ पे जो भी आपका जो मौसमी घटनाएं होती हैं, बादल का बनना, बरसात होना, संघनन होना, फिर वाष्पीकरण बन के ऊपर जाता है, बादल बनता है, फिर बादल होकर बरसता है, तो ये सभी जो प्रोसेस चलती रहती है फ्रेंड्स, ये कहाँ पे होता है आपका, ये आपका ट्रोपोस्फियर में होता है, यानी कि आपका सब कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में सारी प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं। ओके, अब एक बार आप इसको
यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये इक्वेटर है, ठीक है। यहाँ पे आपका पोल दिख रहा होगा, ओके। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, अब आप जब स्थल मंडल से 18 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 18 किलोमीटर तक ये सारी मौसमी घटनाएं घटित होती है, ठीक है। इसके बाद जब आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे 50 किलोमीटर ऊपर तक, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ओजोन परत मिल जाएगी जिसको हम O3 लेयर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आप 50 से जब यहाँ पे 30 किलोमीटर और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस मध्यमंडल इसको कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा 640 किलोमीटर पे, इसको हम क्या कहेंगे, आयन मंडल कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 80 से 100 के बीच में जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, वर्मन रेखा होती है, ओके। अब ये देखिए इसको हम आयन मंडल और वायुमंडल कह सकते हैं। इसके बाद 640 किलोमीटर पे आपका यहाँ पे कहा गया एक्सोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल, ठीक है। कंफर्म हो गया। अब चलिए हम एक एक करके आपको बताते हैं कि किस मंडल में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे सारी मौसमी घटनाएं घटती हैं जिसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे फिर आपका यहाँ पे आता है समताप मंडल, ठीक है, यानी कि स्ट्रोपोस्फीयर। समताप मंडल में क्या होता है, 18 से जब 50 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे आप लोग तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो है पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है और इस मंडल में क्या होता है, ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। चलिए हम आपको एक एक करके अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने आ गया है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हाँ एक सेकंड, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ स्ट्रोपोस्फीयर आपको दिख रहा है ना, 18 से 50 किलोमीटर पे क्या है, समताप मंडल है, जहाँ पे क्या होती है, पराबैंगनी किरणें जो होती हैं पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है और इस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। देखिए फ्रेंड्स, यही सब क्लास जो है अगर आप लोगों को कोई बड़ी एकेडमी वाले पढ़ाएंगे तो आप काफ़ी अच्छे से आप उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और पूरा क्लास अटेंड करेंगे। और यही क्लास अगर आपको कोई छोटे प्लेटफॉर्म पे कोई क्लास करा रहा है तो आप लोगों को क्या लगेगा कि यहाँ पे ये सब मजाक चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो खुद से बनाई है और ये चैनल जो है इस पे जो मेरे फ्रेंड्स, ये जो नोट्स आप देख रहे हैं ये मैंने खुद का नोट्स है और ये नोट्स जो है फ्रेंड्स है सचिन एकेडमी से मैंने बनाया है, ठीक है। जब मैं आपसे तैयारी कर रही थी तब मैंने इसका बनाया था नोट्स, ठीक है। तो आप लोग इससे तैयारी कर ले सकते हैं और जिसके पास पैसे नहीं है क्लास परचेज करने के लिए तो आप लोग इससे यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर जो है वो भी मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है, टेम्परेचर क्या होता है फ्रेंड्स, टेम्परेचर बन के यहाँ पे कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है, फिर बादल बनता है, बादल होने के बाद फिर रेन वर्षा होती है, फिर क्या होगा, संघनन बनेगा, फिर टेम्परेचर उसका हाई होगा, कम होगा, इस प्रकार से क्या है ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो भाप का पानी में बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। ये भी एग्जाम में आपका पूछा गया है, भाप का जो पानी में बदलना जो क्रिया कहलाती क्या कहलाती, तो संघनन कहलाती। इसके बाद जो आपका समताप मंडल में कोई मौसमी घटनाएं नहीं घटित होती हैं। सारी जो मौसमी घटनाएं घटित होती है कहाँ पे होती हैं फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, ठीक है। स्थल मंडल से 18 किलोमीटर ऊपर जाने पे सारी मौसमी घटनाएं जो है वहाँ तक घटित होती हैं। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे समताप मंडल आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको ओजोन स्पेयर देखने को मिलता है, ठीक है, ओजोन परत, ओजोन लेयर देखने को मिलेगी, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम आपको बताएंगे थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यहाँ हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा, विश्व ओजोन दिवस जो है ये 16 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ दिया गया है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर जो है फ्रेंड्स मध्यमंडल, जो कि 50 से 80 किलोमीटर ऊपर जाने पे आपको मिलेगा क्या, मध्यमंडल। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो धूल के कण होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। मीजोस्फीयर में आपको धूल के कण कहीं भी नहीं पाए जाएंगे, नहीं भी मिलते हैं और सूर्य की किरणें क्या होती हैं, सीधे निकल जाती हैं, ठीक है। जो मध्यमंडल में सूर्य की किरणें वहाँ से सीधे नीचे आती हैं और वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत किसे कहा जाता है, तो मध्यमंडल को कहते हैं, यानी कि मीजोस्फीयर को, ठीक है। और उल्का पिंड जल जाते हैं इस मंडल में, जहाँ पे फ्रेंड देखिए यहाँ पे सबसे ठंडा मौसम होता है तो उल्का पिंड देखते हैं ना, गर्म जलता हुआ धधकता हुआ एक गोला रहता है, इसको उल्का पिंड कहा जाता है। तो वो फ्रेंड्स कहाँ पे ठंडी हो जाती है आकर के, वो मीजोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल में आकर के ठंडी हो जाती है, ठीक है। इस मंडल में आकर क्या होती है, ठंडी हो जाती है। सभी को समझ में आ रहा है जितना मैंने बता रही हूँ, जो भी कुछ मैं बता रही हूँ आपको। मैंने आपको ट्रोपोस्फीयर बताया यानी कि क्षोभ मंडल बताया, स्ट्रोपोस्फीयर बताया, मीजोस्फीयर बताया, तो सभी को सब कुछ समझ में आ रहा है। कुछ भी डाउट हो तब कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको कराती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दिया गया है आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल। आयन मंडल जो फ्रेंड्स स्थल मंडल से 80 से 640 किलोमीटर ऊपर जाने पे आपको जो है आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल मिलेगा। आयन मंडल में क्या होता है फ्रेंड्स, इस मंडल में गैसों का आयनीकरण होता है। गैसें जो हैं वो आयनों में टूट जाती हैं और अवशेषित कण पाए जाते हैं, ठीक है। आयन क्या होते हैं, आयनों को टूट जाते हैं और ये अवशेषित कणों में पाए जाते हैं। रेडियो तरंगे जो हैं टकराकर वापस पृथ्वी पर लौटती हैं, जिसको रेडियो स्टेटअप कहा जाता है, ठीक है। जिसको क्या होता है, जिसमें रेडियो स्टेटअप लगाए जाते हैं, ओके। रेडियो स्टेटअप कहाँ पे लगाए जाते हैं, तो आयन मंडल में लगाए जाते हैं, जिसको हम आयनोस्फीयर कहते हैं, ओके।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल, ठीक है, सबसे ऊपरी परत। 640 से 1000 किलोमीटर ऊपर जो है सबसे ऊपरी परत पे बहिर्मंडल पाया जाता है, जहाँ पर वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कृत्रिम उपग्रह लगाए जाते हैं, ठीक है, जिसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा जाता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहाँ पे लगाए जाते हैं, तो वो फ्रेंड्स लगाए जाते हैं बहिर्मंडल में, ठीक है, जो स्थलमंडल का सबसे ऊपरी परत है। ओके, कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पे आयनोस्फीयर है, यहाँ पे एक्सोस्फीयर है। ओके, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे है वायुमंडल की गैसें यानी कि गैसियस ऑफ एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन यानी वायुमंडल में कौन सी गैस कितने % पाई जाती है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो फ्रेंड्स कितने % पाई जाती है वायुमंडल में, तो 78% जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑक्सीजन कितने मात्रा में पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, तो 21% पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात होगी आर्गन। आर्गन जो है फ्रेंड्स 0.93% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कितने % पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, तो 0.03% से 0.036% जो है कार्बन डाइऑक्साइड आपके मिल जाएगी कहाँ पे, आपके एटमॉस्फेयर में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनान, हाइड्रोजन। ओके, इस प्रकार से आपके सभी जो हैं पाए जाते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, कहीं से अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप लोग तुरंत कमेंट करके हमसे पूछा करिए। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ। और सभी से रिक्वेस्ट, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे इनमें से कौन सी अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस कौन सी फ्रेंड्स, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, डेनान, कौन सी यहाँ पे जो है अक्रिय गैस कहलाती है। फटाक से कमेंट करके बताइए अक्रिय गैस कौन सी कहलाती है। हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनान है, डेनान, कौन सी जो है आपकी अक्रिय गैस कहलाती है। कमेंट करके बताइए अक्रिय गैस कौन सी कहलाती है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो अक्रिय गैस है फ्रेंड्स वो कहलाती है वे गैसें जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं, वो क्या कहलाती है, अक्रिय गैस कहलाती हैं। जैसे कि आपकी हीलियम होगी, नियान होगी, आर्गन होगी, क्रिप्टॉन होगी, जीनान होगी, डेनान होगी, ठीक है। ये सभी ऐसी गैसें हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं। कंफर्म हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है पॉल्यूशन, ठीक है। आपको मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी, बस खाली मैं जो है थंबनेल सबका आपका एक ही में रहेगा, बस खाली आपका नंबर चेंज कर दूंगी और आप लोग अच्छे से अपना समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रदूषण यानी कि अनुपयोगी और अनावश्यक, अनुपयोगी और आवश्यक से अधिक पदार्थों का पर्यावरण में पाया जाना ही क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। जैसे कि प्रदूषण अगर हम बात करें तो इसे एयर पोल्यूशन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं पोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। पोल्यूशन फ्रेंड्स से जो बहुत से प्रकार के होते हैं, सभी पोल्यूशन के बारे में एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहले मैं यहाँ आपको बता रही हूँ एयर पोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो देखिए एयर पोल्यूशन जो होता है, जैसे कि वायु में कण अथवा गैसों के रूपों में अनावश्यक पदार्थों का पाया जाना ही क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। उदाहरण से जैसे आप देख लीजिए वाहनों का धुआं निकलना, उद्योग इंडस्ट्री में पटाखों का जलाना, जीवाश्म और लकड़ी का जलना, ये सभी क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, ये सभी जो है एयर पोल्यूशन के उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए वाहनों से जो धुआं निकलता है, जो भी आपकी जो गाड़ी चल रही है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर या फिर बस ट्रक, जितने भी आपके जो वाहन हैं उनसे क्या हो रहा है, उनसे जो धुआं निकल रहा है वो क्या कर रहे हैं, वो एयर पोल्यूशन फैला रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जितनी भी इंडस्ट्रियाँ वगैरह हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में देख रहे हैं आप लोग, जितना भी वहाँ से धुआं वगैरह निकल रहा है वो सभी क्या करें, वो सभी भी एयर पोल्यूशन फैला रहे हैं। इसके बाद पटाखों का जलाना, जीवाश्म और लकड़ी का जलाना, और जैसे प्लास्टिक वगैरह जलाया जाता है ना इंडस्ट्रियल एरिया में, तो क्या होता है उन सभी से जो है एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा फैलता है। एयर पोल्यूशन जो है फ्रेंड्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका गैसीय अवस्था में होता है, दूसरा आपके कणों के रूप में होता है। गैसीय अवस्था में कैसे होता है फ्रेंड्स, प्रदूषक जो है गैसों के रूप में होते हैं, जिसको हम प्राइमरी पोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कणों के रूप में प्रदूषण कैसे होता है। प्रदूषण जो है ये सूक्ष्म कणों के रूप में होता है। प्रदूषण किस रूप में होता है, सूक्ष्म कणों के रूप में होता है, और इनका आकार मापने के लिए पीएम यानी कि पार्टिकुलर मैटर का यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ तक सभी को समझ में आया है। पॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, एयर पोल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है गैसीय अवस्था में, दूसरा आपका होता है कणों की अवस्था में। तो चलिए एक एक करके मैं इसको आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दिया गया है प्राइमरी पोल्यूशन। प्राइमरी पोल्यूशन क्या है, ये गैसें जो हैं ये गैसें पर्यावरण को सीधे प्रभावित करती हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए आप, CO2, CO, SO2, NOx, NH3, CFC, ठीक है। ये सभी गैसें क्या कहलाती हैं, ये सभी आपके प्राइमरी पोल्यूशन है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनियम और CFC यानी कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये सभी सभी आपकी प्राइमरी पोल्यूशन है। सेकेंडरी पोल्यूशन कौन सी होती है फ्रेंड्स, सेकेंडरी पोल्यूशन वो होती हैं जो 2 प्राथमिक प्रदूषण क्रिया करके नया प्रदूषक बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी प्राइमरी पोल्यूशन। प्राइमरी पोल्यूशन यानी कि फ्रेंड्स यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हैं, CO2 के बारे में आपको बताओ। देखिए आग बुझाने में काम आती है। CO2 किस काम में आती है फ्रेंड्स, तो आग बुझाने के काम में आती है।
वायु से भारी होती है, ठीक है। क्या होती है? वायु से भारी होती है और मात्र 0.03% पाई जाती है अपने इन्वायरमेंट में, और यह प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती है, ठीक है। वैश्विक तापमान में वृद्धि करती है और ग्लोबल वार्मिंग यानी कि हरित गैस प्रभाव में सर्वाधिक सक्रिय गैस है। नेक्स्ट कह रहा है पृथ्वी पर कहाँ से आती है CO2? पहला जीवों से, दूसरा जलवायु से आती है, ठीक है। पहला कहाँ से आती है? पृथ्वी पर जो है CO2 कहाँ से आती है? तो पहला जो CO2 है वो दूसरा जलवायु से आती है, ठीक है। पहला कहाँ से आती है? जीवों से आती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं? इनटेक यानी कि ग्रहण करते हैं। और दूसरा कहाँ से आता है? तो जलवायु से आता है, ठीक है, ज्वालामुखी से आता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड देख लीजिए, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का सोर्स क्या है? सोर्सेज के देख लीजिए, सिगरेट के धुएं से निकलती है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलती है? तो सिगरेट के धुएं से निकलती है और रूम हीटर से निकलती है, और ईंधन को जलाने पर। कार्बन मोनोऑक्साइड के सोर्सेज क्या हैं फ्रेंड्स? ये हमें कहाँ से प्राप्त हो सकती, कैसे मिलती हैं? तो सिगरेट के धुएं से जो है ये हमें मिलती है, और रूम हीटर से निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए फ्रेंड्स, का प्रभाव क्या होता है? O2 की मात्रा कम कर देती है, ठीक है। जो इससे इफेक्ट होते हैं, क्या करती है? ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है, जिससे दम घुटने लगता है और मौत भी हो जाती है। और शरीर के किस अंग को अगर हम बात करें प्रभावित करती है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये फ्रेंड्स से जो है फेफड़ों को प्रभावित करती है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे इसके सोर्स। यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी सल्फर के ऑक्साइड के बारे में, ठीक है। सल्फर के ऑक्साइड जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए EX यानी कि आप 1 2 3 4 कोई भी आप नंबरिंग ले सकते हैं। तो सोर्सेज देख लीजिए, इसके सोर्सेज क्या हैं? ईंधन के पूरी तरह ना जलने पर सल्फर डाइऑक्साइड जो है, सल्फर के ऑक्साइड जो है हमको मिलते हैं। उसके बाद वाहनों के धुओं से जो है ये हमारे इन्वायरमेंट में फैलते हैं और इफेक्ट करते हैं। इसके बाद ज्वालामुखी से, ठीक है, ज्वालामुखी से आपकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। ओके, अब देखिए इससे इफेक्टेड कौन कौन से आपके जो बॉडी पार्ट कौन कौन से इफेक्ट होते हैं? तो नाक इफेक्ट होता है, आँख इफेक्ट होते हैं, कान व गले में खुजली हो जाती है, ठीक है, सल्फर के ऑक्साइड से। इसके बाद हम बात करेंगे फेफड़ों को भी प्रभावित करती है और अम्लीय वर्षा कराने में भी सहायक है सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए सल्फर ऑक्साइड के भी और भी इसके वो हैं, चलिए मैं आगे बताती हूँ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx, ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड फ्रेंड्स इसके सोर्सेज क्या हैं? तो वाहनों के धुएं से होता है, ईंधन को जलाने पर, और फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो धुएं हैं उससे क्या होता है? उससे ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलते हैं, ठीक है। ये इसके जो है इफेक्टेड हैं। अब इफेक्टेड की अगर हम बात करें तो आपके रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिया कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमको जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलते हैं और इसके इफेक्ट क्या क्या हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, धुआंसा बनने में सहायक होती है, पौधों की वृद्धि रुक जाती है और वस्तुओं का रंग क्या होता है? फीका पड़ जाता है, ठीक है। अगर हम फ्रेंड्स बात करें ताजमहल का रंग पीला क्यों पड़ रहा है, ये आपका सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया। ताजमहल का रंग पीला क्यों पड़ रहा है? तो H2SO4 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और उसके अलावा अमोनियम, ठीक है, HNO3, इसके कारण क्या हो रहा है? जो हमारा ताजमहल है ये इसका रंग क्या हो रहा है? पीला पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया अमोनिया। अमोनिया जो है फ्रेंड्स NH3 यानी कि इसके सोर्सेज क्या हैं? जीवाश्म तथा इन्हें जलाने पर फॉसिल्स फेफड़ों के लिए प्रदूषक का कार्य करती हैं, ठीक है। समझ में आई किस प्रकार से प्रदूषक फैलाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है फ्रेंड्स इसके सोर्सेज से AC, फ्रिज, कोल्ड और स्टोरेज, सौंदर्य प्रशासन से निकलती हैं, ठीक है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, CFC जो गैस है इसके सोर्सेज कहाँ से? सौंदर्य प्रशासन से भी निकलती हैं, ठीक है। AC, फ्रिज, कोल्ड ड्रिंक्स इन सब चीज़ों से तो निकलती हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या है? जो सौंदर्य प्रशासन, ठीक है, जो आप लोग ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करते हो उसमें भी क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सोर्सेज में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे इफेक्टेड क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है जिम्मेदारी जो है किसकी है? ओजोन का क्षरण, ठीक है। इससे जो इफेक्टेड हो रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये क्या है? जिम्मेदार हैं और ओजोन परत का क्या कर रहा है? क्षरण कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट इसके आगे चलिए हम आगे बताते हैं आपको। सभी को क्लास कैसी लग रही कमेंट करके बार जरूर बताइएगा। जितना भी नोट्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ मेरा हैंड रिटन नोट्स है। ओके, अब देखिए मैंने आपको प्राइमरी पोल्यूशन बता दिया। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी सेकेंडरी पोल्यूशन। सेकेंडरी पोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स किस प्रकार से होता है। पहला आपका ग्राउंड ओजोन O3, दूसरा स्मोग यानी कि धुआं, ठीक है। अब देखिए यहाँ बात हो रही है लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल की। स्थल मंडल में फ्रेंड्स देखिए पृथ्वी ऊपरी तरफ से क्या है? पृथ्वी ऊपरी जो है ठोस परत, पृथ्वी की ऊपरी परत कैसी है? ठोस परत है। पृथ्वी के लगभग 1/3 यानी कि 29% भाग पर फैला हुआ है, ठीक है। पृथ्वी क्या है? ठोस पदार्थ जो है 1/3 भाग पर फैला हुआ है। सेलों एवं खनिजों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है फ्रेंड्स? सेलों से और खनिजों से बना हुआ है। यह मृदा पतली परत से ढका हुआ है
और पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि पाए जाते हैं। यह मुख्यतः सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, सिलिका और एल्युमिनियम क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल और वाटर की। वाटर फ्रेंड्स देखिए महासागर जो है वो हाइड्रोस्फीयर यानी कि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया लिथोस्फीयर, जलमंडल में महासागर कितने % पर फैला हुआ है, तो 97.3% पे आपको जो है महासागर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए दिया गया है कर्क छत्रक ग्लेशियर, ये जो है फ्रेंड 0.20% पाया जाता है। इसके बाद भूमिगत जल कितने % पाया जाता है, झीलों का लवण जल जो है, स्थलीय, समुद्री एवं नमकीन झीलें। इसके बाद यहाँ पे आपका वायुमंडल दिया गया, नदियाँ दिया गया, सभी का जो है आपका हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल जो है कितने % जो है आपका स्थलमंडल पर पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है, सभी लोग देख लीजिए ध्यान से। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। जितना भी मैं आपको बता रही हूँ ये आपका एकदम करेक्ट है, और कहीं से अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो मैं हमेशा कहती हूँ आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पूछा भी करिए कमेंट करके, जिसको जहाँ से ना समझ में आए। और रही बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो फ्रेंड्स देखिए 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है मैं आपको सॉल्व करा चुकी हूँ। आप लोग चैनल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे में यहाँ बात करेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है। जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन, भूपृष्ठ का 1/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल गृह कहना उपयुक्त है। ठीक है, लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। अब यद्यपि अगर हम बात करें आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है जल जो है एक महत्वपूर्ण नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, भूपृष्ठ का 1/4 भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। पृथ्वी का 1/4 भाग किससे ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे जल जो है गृह कहना उपयुक्त नहीं है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जमीन आदि जो है क्या था, महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। और यद्यपि अगर हम बात करें आज भी महासागर जो है वो पृथ्वी की सतह का 2/3 भाग को ढके हुए है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ अगर हम बात करें पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना ही क्या करा सकता है, घटाया जा सकता है। इसकी जो कुल मात्रा है वो स्थिर रहती है, इसलिए क्या होता है इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीक होती है। ठीक है, क्योंकि यह जो है यह वाष्पीकरण, वर्षण और वह की प्रक्रियाएं जो हैं, वर्षण और वह की प्रक्रियाएं द्वारा महासागर जो हैं वायु, भूमि और पूना महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील होती है। जैसे कि आप जानते हैं इसे जल चक्र कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया ना, वाटर साइकिल यानी कि जो पहले जब वर्षा होती है, वर्षा का जो जल जो है नदी, तालाब, समुद्र में इकट्ठा रहता है। ठीक है, वहाँ से क्या होता है, जो जल है ये वाष्प बन करके ऊपर बादल बनाते हैं, जिसको हम संघनन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो बादल होता है, ये बादल किसी चीज़ से, बादल से टकराते हैं, फिर और किसी से फिर तेज हवाएं चलती है तो बादल टकरा के वर्षा करते हैं। फिर वो वर्षा जो है वो नीचे जमीन में आता है, जमीन से फिर वो भाप बन के ऊपर बादल बनता है, बादल बन के फिर वर्षा होती है। तो इस प्रकार से जो है चलता रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। ओके, सभी को समझ में आ रहा है जितना मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए यहाँ मैं आपको बताऊंगी जल उपलब्धता और समस्याएं। जल उपलब्धता और उसकी समस्याएं क्या है, तो देखिए विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी, अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, निश्चित मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ठीक है, वे देश जो हैं फ्रेंड्स ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां पर अक्सर सूखा पड़ जाता है और उनमें क्या होता है, जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। और इस प्रकार जल का जो अभाव होता है वो मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अगर हम कहें तो अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के प्रदूषण, इसे सदूषण लिखा गया है फ्रेंड्स यहाँ पे, सदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। ठीक है, तो सभी को समझ में आया यहाँ तक पॉइंट। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ जल संसाधन का संरक्षण किस प्रकार से होता है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, वाटर का रिसोर्सेज क्या है, इसको कंजर्वेशन किस प्रकार से किया जा सकता है, तो वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल के पुनः पूरित करते हैं। ठीक है, जल संग्रहण जो है ये पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल, लिथोस्फीयर यानी कि स्थलमंडल
और बायोस्फीयर यानी कि जीवमंडल। ठीक है, अब देखिए बायोस्फीयर क्या होता है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का उभयनिष्ठ क्षेत्र जो होता है उसे ही क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे। ठीक है, जहाँ पर जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल तीनों पाए जाते हैं उसको क्या कहेंगे, जिसका उभयनिष्ठ क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है जितना मैं बता रही हूँ? कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है।